वो ना तो कोई राजा थे, ना ही कोई मंत्री, और ना ही कोई उनके पास सत्ता थी, साथ ही ना ही था उनके पास कोई राजनीतिक पद। लेकिन जब उन्होंने आवाज उठाई तो तख्त हिल गए और ताज कांप उठे। जब न गांधी जिंदा थे, न नेहरू और न ही शास्त्री, तब देश में लोकतंत्र की सांसें टूटने लगी थी। संसद मौन थी, संविधान घायल था और लोकतंत्र की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज उठी जिसने देश भर के लाखों छात्रों को इकट्ठा किया, मजदूरों को संगठित किया और रेल की पटरियों तक को आंदोलित कर दिया। ये वही दौर था जब सत्ता के मद में चूर शासक ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। तब बिना किसी हथियार, बिना पद और बिना किसी राजनीतिक संगठन के एक व्यक्ति ने केवल अपने विचारों से राष्ट्रों की नसों में क्रांति का संचार कर दिया। वे कहते थे सरकार नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए। ये थे जेपी नारायण। अगर आप देश सेवा आईएएस आईपीएस बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी लेकर आया है यूपीएससी आईएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी आईक्यू का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। जीएस फाउंडेशन, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप। दोस्तों, आज का एपिसोड यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी और सोशल मूवमेंट्स में काफी हेल्पफुल हो सकता है। 11 अक्टूबर 1902 बंगाल प्रेसिडेंसी के छपरा जिला में एक छोटे से गांव सिताब दरिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव। पिता हर्षुदयाल ब्रिटिश सरकार के नहर विभाग में जूनियर अफसर हुआ करते थे और मां फूल रानी देवी एक शांत, धार्मिक और भावुक महिला थी। जेपी परिवार की चौथी संतान थे, लेकिन सोच और संवेदना में सबसे अलग। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव की सीमाएं पार की थी और पटना कॉलेजिएट स्कूल में 7वीं कक्षा में उन्होंने दाखिला लिया था। यहीं से जेपी की दुनिया का विस्तार हुआ। पटना में वे सरस्वती भवन हॉस्टल में रहने लगे, जहां उनके साथी छात्रों में आगे चलकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह और कई अन्य ऐतिहासिक शख्सियतें शामिल थीं। लेकिन जेपी बचपन से ही भीड़ से अलग खड़े नजर आते थे, अपने विचार, व्यवहार और दृष्टि के कारण। 1918 में जब वे 16 साल के थे, उनकी शादी स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती देवी से हुई और आगे चलकर गांधी जी के साबरमती आश्रम में वे रहने लगीं और खुद भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसी दौर में जेपी का परिचय हुआ राष्ट्रवाद की आग से। अपने दोस्तों के साथ वे मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक भाषण सुनने पहुंचे। मंच पर आजाद बोल रहे थे और मुद्दा था रॉलेट एक्ट का। आजाद की आवाज गूंजी और जेपी की आत्मा जैसे कांप उठी। उस भाषण में उन्हें भीतर तक बदल दिया था। परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हुए बिहार नेशनल कॉलेज को छोड़ दिया।
इसके बाद उन्होंने दाखिला लिया बिहार विद्यापीठ में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहीं उनके गुरु बने गांधीवादी नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा, और यहीं से जेपी के भीतर का चिंतक, क्रांतिकारी और समाज सेवी धीरे धीरे आकार लेने लगा। लेकिन बिहार की सीमाओं से आगे बढ़ने का वक्त अभी बाकी था। 1922 में जब भारत की जमीन पर औपनिवेशिक अत्याचार तेजी से गहराता जा रहा था, उस वक्त एक 20 साल का नौजवान जोहिला विद्यालय पटना से इंटर पास कर चुका था। उसने तय किया कि अब वक्त है देश की समस्याओं को वैश्विक संदर्भों में समझने का। 8 अक्टूबर सन 1922 ये वो समय था जब जेपी नारायण अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं। गंतव्य था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, पर उनका मकसद सिर्फ डिग्री पाना नहीं था, बल्कि समाज परिवर्तन का वैचारिक आधार खोजना था। उधर भारत में उनकी पत्नी प्रभावती गांधी जी के साबरमती आश्रम में ब्रह्मचारिणी जीवन जी रही थी। 2 जीवन, 2 दिशाएं, लेकिन एक ही ध्येय, राष्ट्र की मुक्ति। बर्कले में उन्होंने रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह विषय उन्हें वैचारिक संतोष नहीं दे रहा है, और अमेरिका में जीवन भी बेहद संघर्षपूर्ण था। पैसों की कमी थी, इसलिए काम करना भी जरूरी था। तो जेपी ने अंगूर के बागानों में मजदूरी की, फैक्ट्रियों में काम किया, होटल में बर्तन धोए और गैराज में मैकेनिक का काम भी उन्होंने किया। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें मजदूर वर्ग की वास्तविक पीड़ा से जोड़ा और सामाजिक असमानता को प्रत्यक्ष महसूस कराया। इसके बाद बढ़ती फीस और आर्थिक संकट ने उन्हें लोआ यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ने पर मजबूर किया। यहां उन्होंने विषय बदल लिया, फिर अप्लाइड साइंस में दाखिला लिया, और इसी दौरान वे जुड़े हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी HAA से, जो अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का एक सक्रिय संगठन था। 1923 के अंत तक जयप्रकाश नारायण इस संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। यही वो समय था जब उनके संपर्क में आए क्रांतिकारी विचार और प्रवासी भारतीयों का राष्ट्रवाद। इसके बाद उन्होंने रुख किया यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का, और यहीं उनके हाथ लगी कार्ल मार्क्स की द डास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की आलोचनात्मक दृष्टि और रूसी बोल्शेविक क्रांति की प्रेरणा ने जयप्रकाश के सोच में एक बड़ा बदलाव ला दिया था। उन्हें लगा था कि यदि समाज को शोषण से मुक्त कराना है, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक और क्रांतिकारी वैचारिक ढांचा जरूरी है, और वो उन्हें मार्क्सवाद में दिखाई दिया। फिर उन्होंने एम.एन. रॉय, लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे क्रांतिकारियों के साहित्य को गहराई से पढ़ा। साथ ही उन्होंने विस्कॉन्सिन से एमए इन सोशियोलॉजी और बाद में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से बीए इन बिहेवियरल साइंस की डिग्रियां प्राप्त की। विस्कॉन्सिन में ही उनका एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर कल्चरल वेरिएशंस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र घोषित किया गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि इनका झुकाव अब विज्ञान से हटकर समाज के गहन विश्लेषण और परिवर्तन की ओर झुक चुका है। इन्हीं दिनों मुलाकात हुई केबी मेनन से, और जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे। एक लंबी चर्चा के बाद मेनन ने उनसे कहा कि अब भारत को ऐसे ही युवाओं की जरूरत है, और अब वक्त है वतन वापस लौटने का। और फिर जेपी अमेरिका से भारत लौट आए। 1929 का आखिरी महीना था और जेपी नारायण अमेरिका से भारत वापस लौट आए थे। दिल में मार्क्सवाद की आग थी और आंखों में बदलाव का सपना था। लौटते ही नेहरू ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भेजा, और वो न्योता सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत थी। महात्मा गांधी खुद उनके मार्गदर्शक और गुरु बने थे। साल आया सन 1930, और इसी साल गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जयप्रकाश ने भी सविनय अवज्ञा में हिस्सा लिया। आंदोलन के चलते उन्हें नासिक जेल भेज दिया गया, पर जेल उनकी सोच की सीमा नहीं बन पाया। वहीं उनकी मुलाकात हुई राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता जैसे युवाओं से। जब नारायण नासिक जेल में बंद थे तो वहां दिन बहसों में बीतने लगे। पूंजीवाद बनाम समाजवाद, अहिंसा बनाम सशस्त्र क्रांति, और गांधी बनाम लेनिन। यही एक सवाल जेपी को परेशान करने लगा था। सवाल था कि क्या आजादी सिर्फ सत्ता परिवर्तन करेगी या फिर आम आदमी की जिंदगी भी बदलेगी। यही सवाल लेकर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे युवा क्रांतिकारी कांग्रेस के अंदर एक नया रास्ता तलाशने लगे। उन्हें लगा कि कांग्रेस की मुख्यधारा अब केवल मध्यम वर्गीय नेतृत्व के भरोसे चल रही थी, जहां गरीबों, मजदूरों और किसानों की बात बिल्कुल हाशिए पर जा रही थी। ये वही दौर था जब रूसी क्रांति, मार्क्सवाद और समाजवाद की लहरें
दुनिया भर में बदलाव ला रही थीं और इन युवाओं को लगने लगा था कि भारत को सिर्फ आजादी ही नहीं, सामाजिक क्रांति की भी जरूरत है। और वहीं से एक बीज पड़ा। ये सोच पैदा हुई कि कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी धारा कैसे तैयार करनी होगी ताकि आजादी के बाद सत्ता उन लोगों के हाथों में जाए जो वास्तव में जनता की बात करते हैं। 1934 में इस सोच ने आकार लिया और पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP का गठन हुआ। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने और JP नारायण बने महासचिव। उन्होंने साफ किया कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन लक्ष्य होगा एक समाजवादी भारत। CSP ने कांग्रेस के अंदर रहकर किसानों के संगठनों, मजदूर आंदोलनों, जमींदारी उन्मूलन और सामाजिक बराबरी जैसे मुद्दों को तेजी से उठाना शुरू किया। गांधी जी ने भी उन्हें रोका नहीं, बल्कि कहा कि अगर ये लोग कांग्रेस को जमीन से जोड़ रहे हैं तो इनकी जगह पार्टी में है। लेकिन CSP के लोग सिर्फ सुधारवादी नहीं थे, उनका सपना था संपूर्ण परिवर्तन। और इसलिए चाहे अंग्रेजों की जेल हो या कांग्रेस के मंच पर समाजवादियों की आवाज, हर जगह बदलाव की आहट गूंज रही थी। फिर साल आया 1942। पूरे देश में नारा गूंजा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने आवाज दी, करो या मरो। देश के कोने कोने में उबाल था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को एक झटके में गिरफ्तार कर लिया। JP भी उस वक्त हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे, लेकिन आजादी की आग इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने साथियों योगेंद्र शुक्ला, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता और अन्य साथियों के साथ जेल की दीवारें फांद ली। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये असली क्रांति की शुरुआत थी। भागने के बाद वो भूमिगत हो गए और बिहार, UP, बंगाल में गुप्त ठिकानों से आंदोलन को दिशा देने लगे। इस वक्त पूरे आंदोलन को लीड करने वाला कोई नहीं था और तभी JP नारायण ने कमान संभाल ली। वो सिर्फ आंदोलन में हिस्सा लेने नहीं आए थे, उन्होंने एक पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क की नींव रखी थी जो ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिलाने वाला था। गुप्त रेडियो स्टेशन से वो संदेश भेजते, गांधी अभी जिंदा हैं, आंदोलन जारी रहेगा। अंडरग्राउंड नेटवर्क ने बम बनाने की ट्रेनिंग, टेलीग्राफ लाइनों को काटना, ब्रिटिश दफ्तरों में आगजनी जैसे काम किए। हालांकि ये सब गांधी जी की अहिंसा की सीमा से बाहर था, लेकिन JP का मानना था कि जब सत्ता बाहरी हो जाए तो कुछ आवाजें तेज करनी पड़ती हैं। JP का भूमिगत आंदोलन अंग्रेजों की नाक में दम कर चुका था। जब सरकार को लगा कि सिर्फ गिरफ्तारियां ही काफी नहीं हैं, तब उन्होंने जयप्रकाश को मोस्ट वांटेड बना दिया। लेकिन तब तक क्रांति की मशाल तो जल चुकी थी। कभी कभी कोई विचार इतना खतरनाक होता है कि सरकारें उस विचार से ज्यादा डरती हैं बजाय किसी हथियार से। साल 1943 का था। जयप्रकाश नारायण को आखिरकार अंग्रेज सरकारों ने पकड़ लिया। जेल की सलाखों के पीछे वो शरीर से कैद थे, लेकिन विचार अब पूरे देश में घूम रहा था। उनकी गिरफ्तारी कोई हार नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि सत्ता सबसे ज्यादा उस इंसान से डर रही थी जिसके पास ना तो हथियार था, ना ही कोई ओहदा, सिर्फ एक विचार था, बदलाव का। JP को लाहौर, आगरा और अहमदाबाद जेलों में रखा गया और वहां भी उन्होंने बंदियों को शिक्षित किया। उन्हें आजादी की लड़ाई की वैचारिक समझ दी। 1946 में जब उन्हें रिहा किया गया तो देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था। 15 अगस्त सन 1947, वो दिन जब देश आजाद हुआ। तब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन जयप्रकाश नारायण के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके लिए सिर्फ आजादी सत्ता का हस्तांतरण नहीं थी, जो एक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति का सपना लेकर चले थे। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस में अवसरवाद, पद की भूख और नैतिक पतन की बू आने लगी थी और यहीं से शुरू हुआ उनका सत्ता से मोहभंग। साल 1948 में उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया और खुद को समर्पित किया सर्वोदय आंदोलन को, गांधी जी की उस सोच को जो गांव-गांव तक स्वराज लाना चाहती थी। विनोबा भावे के साथ मिलकर उन्होंने भूदान आंदोलन को जमीनी हकीकत में बदल दिया, जहां जमींदारों से स्वेच्छा से जमीन लेकर भूमिहीनों को बांटी जाती थी। JP खुद पैदल चलते, गांव में रहते, जनता के बीच बैठते, एक नेता के जैसे नहीं बल्कि एक मस्त मौला फकीर की तरह। उनका भरोसा था कि अगर गांव बदलेगा तो देश भी बदलेगा। बाद में सन 1952 में जब नेहरू ने उनसे सरकार में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो आसानी से कोई बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरी जगह संसद नहीं है, मेरी जगह जनता के बीच है। मैं सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलना चाहता हूं। बाद में सन 1954 में उन्होंने हरिद्वार में सार्वजनिक रूप से ब्रह्मचर्य ले लिया और राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी।
लेकिन यह संन्यास कोई पलायन नहीं था, बल्कि एक गहरी तैयारी थी भविष्य की लड़ाई के लिए। आने वाले वर्षों में जेपी ने पूरे भारत में शिक्षा, भ्रष्टाचार निरोध, ग्राम विकास, सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया। ये सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, मार्गदर्शक और प्रेरक हर रूप में लोगों के बीच रहे। साल 1960 के दशक में जब चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जेपी ने राष्ट्रीय एकता के लिए आवाज उठाई, लेकिन फिर भी सत्ता की राजनीति से वे दूर ही रहे। लेकिन सत्ता उन्हें भूल नहीं पा रही थी। नेहरू हो या शास्त्री, सब उनकी राय को गंभीरता से लेते थे। साल 1970 के आते आते हालात बदलने लगे। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुशासन और सत्ता का दंभ हर तरफ फैल रहा था। अब देश को फिर किसी क्रांति की जरूरत थी, लेकिन इस बार यह क्रांति गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ नहीं होनी थी। ये उस सोच के खिलाफ होनी थी जो सत्ता में बैठकर अपने को खुदा मान बैठी थी। अब ना तो गांधी जिंदा थे और ना ही नेहरू। अब देश को फिर किसी क्रांतिकारी की जरूरत थी। देश को जरूरत थी जेपी की। जब कोई साधु तपस्या तोड़ता है तो ये तो या तो वह स्वार्थ होता है या फिर देश संकट में होता है। साल 1970 के दशक की भारतीय राजनीति में वैसा ही मोड़ आया जब एक सन्यासी फिर से जनता की पुकार सुनकर मैदान में आ गया था। जेपी नारायण राजनीति से दूर थे, सार्वजनिक जीवन से लगभग विरक्त हो चुके थे, पर बिहार और उत्तर भारत के हालातों ने उन्हें भीतर से जैसे झकझोर दिया था। इस दौर में देश के हालात कुछ ठीक नहीं थे। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर था। सरकार जन समस्याओं से कटी हुई लग रही थी। शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी और परीक्षा और नियुक्तियों में धांधली जैसे आम बात बन चुकी थी। युवाओं में भारी आक्रोश था। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रशासन की संवेदनहीनता ने छात्रों को विद्रोह की राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके अलावा साल 1973 के तेल संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारत को भी झकझोर दिया था और यही गुस्सा साल 1974 में छात्र आंदोलन के रूप में फूट पड़ा था। पटना विश्वविद्यालय इस आंदोलन का केंद्र बन गया था। 1974 में बिहार में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी असंवेदनशीलता के खिलाफ आवाज तो उठाई थी, लेकिन कमी थी एक नेतृत्व की, और तब उन्होंने जयप्रकाश नारायण को पुकारा। जेपी ने भी सत्ता के लिए नहीं, संविधान और समाज के लिए लड़ाई स्वीकार की। इसी दौर में देश ने देखी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल। दरअसल जेपी के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल की अगुवाई 1 मई सन 1974 से हुई, जिसे जॉर्ज फर्नांडीज ने संगठित किया था और जेपी ने नैतिक समर्थन दिया था। यह हड़ताल देश की अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल मानी जाती है, जिसमें तकरीबन 17 लाख रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। लेकिन जेपी तो इससे बड़ी क्रांति लाना चाहते थे। तारीख थी 5 जून 1974। गांधी मैदान पटना में लाखों की भीड़ के सामने जेपी खड़े थे। जेपी ने कहा, यह सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, व्यवस्था बदलने का आंदोलन है। जेपी ने आंदोलन को कहा संपूर्ण क्रांति। जेपी ने इस क्रांति को 7 स्तंभों पर खड़ा बताया: राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक। लोगों ने इसको नाम दिया जेपी आंदोलन। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं था, यह पूरे देश के चरित्र को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश थी। संपूर्ण क्रांति ने छात्रों को एक झटके में नेता बना दिया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने भारत की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। इसी आंदोलन ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी जैसे युवा नेता उभारे थे, जो आगे चलकर बिहार की राजनीति के केंद्र में आए। संपूर्ण क्रांति असल में एक राजनीतिक पीढ़ी का जन्म भी थी। दरअसल इस क्रांति ने इंदिरा गांधी सरकार को पहली बार जवाबदेही के कटघरे में लाकर खड़ा किया और लोकतंत्र को नई चेतना दे दी। इसी बीच गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन पहले से ही चल रहा था, जहां कांग्रेस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार से निकला जेपी आंदोलन अब दिल्ली तक पहुंच चुका था। जनसंघ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ओ भारतीय लोकदल जैसे तमाम विपक्षी दल जेपी के पीछे खड़े हो गए थे, लेकिन जेपी पद के भूखे नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, मैं चरित्र निर्माण चाहता हूं, मैं शासन नहीं, मैं समाज बनाना चाहता हूं। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार उस आंदोलन को विपक्ष की चाल मानती रही। 1971 में भारी बहुमत से जीत चुकी इंदिरा अब खुद को अपराजेय मान बैठी थी। उन्हें लगा यह आंदोलन विदेशी ताकतों और विपक्ष का षड्यंत्र है। जेपी को देशद्रोही, विदेशी एजेंट और अराजकतावादी करार दिया जाने लगा। लेकिन सब कुछ
तब बदल गया जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। जेपी ने साफ कहा कि अब नैतिकता का तकाजा है कि इंदिरा को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना मैं सविनय अवज्ञा कर दूंगा। 25 जून 1975 की रात रामलीला मैदान में जेपी की ऐतिहासिक पुकार गूंजी। उन्होंने कहा, सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों, अफसरों, तुम सत्ता की नहीं संविधान की रक्षा करो। यही वो वाक्य था जिसने सत्ता को भीतर से हिला दिया। 25 जून 1975 की ही रात 12 बजे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और फिर शुरू हुआ लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। 25 जून 1975 की रात देश सोया नहीं था, बल्कि उसे सुला दिया गया था। दिल्ली से पटना तक, मुंबई से बेंगलुरु तक पुलिस की जीपें दौड़ रही थीं। नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को खींच खींच कर जेलों में ठूंसा जा रहा था। हजारों छात्र, हजारों कार्यकर्ता और विपक्षी नेता भी जेल में ठूंस दिए गए। अखबारों पर सेंसरशिप लगाई गई, संविधान के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए और भारत एक लोकतंत्र से तानाशाही के अंधकार की ओर फिसल गया। और इस अंधेरे में सबसे बड़ा नाम जिसे सत्ता को डरा दिया था, वो था जयप्रकाश नारायण। जेपी को पटना से गिरफ्तार कर यरवदा जेल, फिर चंडीगढ़ ले जाया गया। कोई चार्ज नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ एक डर, एक विचार जिसको कुचलना था। जेल में उनकी सेहत लगातार गिरती गई, किडनी फेल होने लगी, शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन विचार मरा नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे विचार मत मरने देना। जेपी की ये पुकार जेल की सलाखों से बाहर गूंज रही थी। देश भर में विरोध की लहर उठने लगी। अंडरग्राउंड प्रेस, रेडियो पर संदेश, छिपे हुए आंदोलनकारी, एक अदृश्य क्रांति जैसे आकार लेने लगी थी। जेपी अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे थे, वे भारतीय लोकतंत्र के लिए संघर्ष का प्रतीक बन चुके थे। 1976 तक जेपी की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें इलाज के लिए एम्स लाया गया। किडनी लगभग काम करना बंद कर चुकी थी, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, डर को तो मैंने बहुत पहले ही त्याग दिया है, बस अब बाकी है देश के जवानों को जगाना। साल आया सन 1977, देश का सब्र टूट चुका था। आपातकाल की सियासी दीवारें दरकने लगी थीं। जनता दल का गठन हुआ। यह समाजवादियों, जनसंघ और कांग्रेस ओ के साथ लाकर इंदिरा के खिलाफ एक मोर्चा बन गया था और इस पूरे संगठन के पीछे था एक ही चेहरा, एक ही नाम, जयप्रकाश नारायण। मार्च 1977 आम चुनाव हुए और कांग्रेस को मिली करारी हार। इतिहास में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और यह सब मुमकिन हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि देश ने जेपी की बात पर भरोसा किया था। साल 1977 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में जनता पार्टी के नेताओं ने नारायण को भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तावित किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी बने राष्ट्रपति। वे प्रधानमंत्री नहीं बने, वे राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन लोकतंत्र के रक्षक बन गए। जेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, न ही किसी पद की मांग की। उन्हें बस चिंता थी कि कहीं देश का लोकतांत्रिक चरित्र राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। लेकिन इस जीत के बाद उनका शरीर और थक गया। जेपी अब ज्यादा समय हॉस्पिटल में बिताने लगे और 8 अक्टूबर सन 1979 को जयप्रकाश नारायण ने आखिरी सांस ली। देश भर में रोशनी बुझा दी गई। रेडियो पर खबर प्रसारित हुई, संपूर्ण क्रांति के जनक अब चले गए। गांधी ने हमें स्वतंत्रता दी, लोहिया ने समाजवाद का सपना दिखाया और जेपी ने दोनों को एक विचारधारा में ढाल दिया था। वो गांधी की तरह नैतिक थे और लोहिया की तरह जनमानस से जुड़े हुए भी। सत्ता से दूर रहकर भी उन्होंने सत्ता को हिला दिया। इनके शब्द नहीं, इनके इरादे जनता की आवाज बन गए। संपूर्ण क्रांति ने साबित कर दिया कि बदलाव सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी आती है। संपूर्ण क्रांति सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक विचार था जो आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है जो बदलाव लाना चाहता है। इतिहास ने इन्हें नेता नहीं, लोकनायक कहा और उनकी सबसे बड़ी यही जीत थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा। साथ ही ये भी बताइए कि अगले शख्सियत कार्यक्रम में आप किस शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।